So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 4 of mole concept. हाँ, हम यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं कंप्लीट, और मोल कंसेप्ट के अभी तक हमने 3 लेक्चर्स किए हैं एंड दीज लेक्चर्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस्ड। ऑल्दो लेक्चर्स बहुत बेसिक लेवल से उठाए जा रहे हैं ताकि हर बच्चे को समझने में कोई कठिनाई ना हो, बहुत आराम से चीज़ों को आप समझ सकें। एंड वन मोर थिंग, हम YouTube पर पब्लिकली करने वाले हैं मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शंस, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। बहुत बड़ा पोर्शन बोल सकते हैं क्योंकि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करके बहुत सारा इसमें कवर हो जाता है। ये पूरा पोर्शन हम पब्लिकली करने वाले हैं, और जो रेस्ट ऑफ जायंट चैप्टर्स हैं दोज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल on our Chem IIT app, and if you have not downloaded the app yet, you can get the link from our description box and from where you can download this app. यहाँ पर आपको और भी बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ऑर्गेनिक का कोर्स चल रहा है एकदम मस्ट टू डू है फॉर 24 एंड 25 एस्पिरेंट्स, मतलब एकदम मस्ट डू है। कहीं और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस वो कोर्स ले लीजिए और उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एकदम आपके लिए सिंप्लीफाइड हो जाएगी, और उसके बाद आप कोई भी टफ बुक सॉल्व करें, हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की टफ बुक सॉल्व करें, यस फॉर जेई एडवांस्ड। ठीक है, वी आर नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक्स कि आपको बहुत टॉपिक से डेविएट होकर कुछ अलग सी चीजें कराने लग जाए। करा सकते हैं बट नहीं करा रहे हैं, बिकॉज हमारा बिल्कुल मानना है दैट वी हैव टू स्टिक विथ जेईई एडवांस सिलेबस एंड पैटर्न। तो उसी पे बेस्ड हमारे कोर्सेज पूरी तरीके से रेलेवेंट रहते हैं। वन मोर थिंग, फॉर जेईई एडवांस 2023 एस्पिरेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज ऐप में अवेलेबल है, और वो भी अब डिस्काउंटेड प्राइस में है। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको वो 10 कंप्लीट टेस्ट दिए जा रहे हैं, and those are highly relevant for JEE Advanced. Each and every question is from moderate to tough level, और टफ हैं भी तो विद इन द सिलेबस, विद इन द कंसेप्ट्स जो जेई एडवांस पूछता है उस तरीके से टफ है, जबरदस्ती के टफ नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझते होंगे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जबरदस्ती के टफ होते हैं, अब उनके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, तो बस आप चाहें तो बिल्कुल उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, स्पेशली 23 वाले स्टूडेंट्स, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स स्पेशली फॉर 24 एंड 25 स्टूडेंट्स। तो चलो मोल कंसेप्ट की बात करें। तो मोल कंसेप्ट, एंड यस डू चेक आउट अवर फिजिक्स चैनल एज वेल। यस, फिजिक्स चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड दैट इज स्पेशली फॉर जेईई एडवांस्ड। अभी चैनल शुरू हुआ है, कोर्सेज भी नियर फ्यूचर में आ जाएंगी, बट अभी आप फिजिक्स में कोर्सेज के लिए पूरा हमारे पर रिलाय ना करें, बिकॉज अभी कुछ हमारी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं तो चीज़ें थोड़ी बिजी चल रही हैं। तो अभी आप फिजिक्स कोर्सेज जहाँ से भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बट कोर्सेज नियर फ्यूचर में आएंगी ज़रूर। एंड चैनल से आप जितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को चैनल में भी दिया जा रहा है, फिजिक्स के चैनल में, वहाँ भी आप बिल्कुल जो आपको मिल सकता है आपके काम का आप लीजिए, उसका आनंद उठाइए, कंसेप्ट से स्ट्रॉन्ग करिए और एग्जाम में अच्छा करिए। तो लेट अस स्टार्ट बेटा द फोर्थ लेक्चर। सो व्हाट वी हैव डिड टिल नाउ। तो लेक्चर 1 में हमने किया कुछ बेसिक, आपको मोल का इंट्रोडक्शन कराया, मैंने मोल का इंट्रोडक्शन कराया। सेकेंड लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशंस किए, सिंपल इलस्ट्रेशंस जो मैं कराऊंगा अभी फिलहाल ये थोड़े से आसान कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बहुत कम हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूँ। कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, जैसे स्टोइकियोमेट्री है तो स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट तो एक स्लाइड में आएगा। स्टोइकियोमेट्री का जो कंसेप्ट है चाहूँ तो एक स्लाइड में बस कंसेप्ट पूरा बता सकता हूँ, बट दैट्स नॉट इनफ। लाइक कंसंट्रेशन टर्म्स, चाहे तो 2 स्लाइड में बस पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स के डेफिनेशन लिख दें और आप बोल सकते हैं कि हाँ सर हमारा कंसंट्रेशन टर्म हो गया,
बट ऐसा नहीं चलता। आज हमें कंसंट्रेशन टर्म्स का करना है इलस्ट्रेशंस, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जिसके आप कुछ नहीं तो 20-25 अच्छे क्वेश्चंस बनाओगे, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ यार इस तरह से किया जाता है। बहुत टफ नहीं है यूनिटरी मेथड ही, बट करना पड़ेगा। बात ये है ना, बिना किए सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो हमने पिछले क्लास में ये इलस्ट्रेशंस हमने किए थे बेसिक मोल के कंसेप्ट के, फिर हमने थर्ड लेक्चर में किया बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स के डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हमने समझे। एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डूइंग इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। आज इन्हीं पे बेस्ड हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द लेक्चर। तो हमने मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी सभी चीजों को डिफाइन कर दिया था। एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं इसी में, और देन हम कुछ इलस्ट्रेशंस पे मूव करेंगे। एक इलस्ट्रेशन भी कराया था मैंने सिंपल सा। तो चल, मोलैरिटी of mixture of two solutions, mixture of two solutions, दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होगा तो उसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होती है। कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं, जो पीछे पढ़े हो उसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे आ जाएगा। यहां बोला जा रहा है, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको वही बात बोलना चाह रहा हूं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से वो बात समझ आ जाए कि आपको यहाँ पर मोल कंसेप्ट पढ़ते समय हर बार जब भी कोई कंसंट्रेशन टर्म बोला जाए तो आपको एक सोल्यूशन इमेजिन करना है, फॉर्मूला इमेजिन नहीं करना है, वो सोल्यूशन इमेजिन करना है। अच्छा ये ऐसा सोल्यूशन है, 32% W/D, अच्छा ठीक है, तो इसका ये मतलब है, ये सब इस तरह से आपको समझना है, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। अब ये सोल्यूशन है, बता दिया गया कि इसकी मोलैरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है। ये भी एक सोल्यूशन है, बता दिया गया कि इसकी मोलैरिटी M2 है, इसका वॉल्यूम V2। और आपको कहा गया कि यार चलो इनको अगर हम मिला दें, अगर इन्हें हम मिला दें तो ये जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा, फाइनल सोल्यूशन बनेगा, मान लो ये जो सोल्यूशन है इसमें सॉल्यूट आपका A है, सॉल्यूट A है, यहां पर आप मान लो सॉल्यूट आपका B है। फिर ये जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो अब इसमें सल्यूट कौन होगा, हाँ ए और बी दोनों को सल्यूट की तरह ही ट्रीट करो, कोई अलग नहीं रखना है दोनों को। मान लो वो ए भी सल्यूट है, बी भी सल्यूट है, दोनों ही वहां पर पड़े हुए। तो मोलैरिटी में तो एक्चुअली हम क्या निकालते हैं कि कितने मोल्स हैं सल्यूट के डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी है। अब यहां पर अब आप देखो, सपोज करो वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, यहां भी ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो आपको पता है कि मोलैरिटी N/V होता है। तो बहुत इजीली आप देख सकते हो कि अगर आपको मोल्स चाहिए कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से। सिंस मोलैरिटी के डेफिनेशन में वॉल्यूम लीटर्स में होता है, लेकिन यहां अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो ये मोल्स ना आके आपको क्या मिलेगा, मिलीमोल्स मिलेगा, मिलीमोल्स मिलेगा, कॉमन सेंस। तो आपको मिलीमोल्स मिलेगा। तो जब आप मोलैरिटी निकालना चाहें तो ऐसा भी तो कर सकते हो, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी तो वही बात है, मिली मिली कैंसिल होके मोल पर लीटर के फॉर्म में तो आ रहा होगा, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो अब आप यहां पर देखो बेटा कि M1 आपका मोलैरिटी है, V1 आपका वॉल्यूम है, तो M1 V1 जो होगा वो क्या होगा, M1 V1 आपको बताएगा कि कितना मिलीमोल है, क्योंकि सिंस यहां मिलीलीटर में दिया हुआ है, कितना मिलीमोल है सॉल्यूट का। इसी तरह से M2 V2 आपको बताएगा कितने मिलीमोल है सॉल्यूट का। और जब आप इन दोनों को इधर मिलाओगे तो टोटल सॉल्यूट के मिलीमोल्स जो होंगे वो होंगे M1 V1 प्लस M2 V2, और जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो होगा V1 प्लस V2, और यही है आपकी फाइनल मोलैरिटी। सो दिस इज योर फाइनल मोलैरिटी। हाँ, कहने को फॉर्मूला है बट कॉन्सेप्ट वही है, डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई किया गया है इस फॉर्मूले में। आपको ना
इसका यूज कहाँ बहुत ज्यादा मिलता है पता है? इवन जेई एडवांस भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है, अभी रिसेंट पेपर्स में बहुत पूछ चुका है, और आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आइनिक। और देखो डायरेक्ट इस पे सवाल कभी नहीं आएगा, डोंट थिंक कि आप ये डायरेक्ट सवाल पा जाओगे इस पे एडवांस में, कभी नहीं आएगा डायरेक्ट सवाल। बट ये सब कंसेप्ट का छोटा छोटा एप्लीकेशन बड़े बड़े क्वेश्चंस में रहता है। ये चैप्टर है ही ऐसा, डायरेक्ट क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से वो नहीं पूछ पाते, इतना बड़ा दिल नहीं है उनका, नहीं पूछ पाते। तो क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में छोटा छोटा मोल का तड़का लगा देंगे, कहीं परसेंटेज घुसा देंगे, कहीं नंबर ऑफ मोल्स घुसा देंगे, कहीं मोलर मास निकालने बोल देंगे, ऐसे छोटे छोटे तड़के लगाएंगे मोल कंसेप्ट के, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टॉपिक वाइज देखो तो कोई भी टॉपिक इसमें टफ नहीं है, ठीक है। तो अब आगे देखें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसा देगा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, ऐसा जब देगा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 मोलर ए, कोई सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, एंड 4 मोलर, सपोज करो 4 मैं लिख दे रहा हूं, 4 मोलर बी एक्वस आर मिक्स्ड। ये स्टेटमेंट आपको ऑफन देखने को मिलेगा। तो जब ये करते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं पता है, हम लिख देते हैं अच्छा हाँ ए का कंसंट्रेशन है 2 मोलर, बी की कंसंट्रेशन है 4 मोलर, ऐसा लिख देते हैं। बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे बेटा, क्योंकि ये पहला स्टेप है, और इस स्टेप का अगर मैं बोलूं तो कोई मार्क्स नहीं है, आपको ये स्टेप करने का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये गलत कर दोगे तो पूरे मार्क्स चले जरूर जाएंगे। तो ये 2 मोलर है, ये 4 मोलर है, ये बिल्कुल नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दिस एंड दिस, तो कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है कि अगर आप दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स मिलाओगे तो 2 मोलर जो कंसंट्रेशन था वो सपोज 1 लीटर के लिए था, तो अब आप इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हो, मतलब आप ए के मोल्स तो नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि बी जो है वो बी वाले सोल्यूशन में ए तो है नहीं, आप ए के मोल्स नहीं बढ़ा रहे, आप बी को डाल रहे हैं। हाँ, बी का सिर्फ वॉल्यूम इसमें ऐड हो रहा है, बट मोल्स ए का उतना ही है, एंड सेम इज द केस ऑफ बी। बी का भी सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ए वाला सोल्यूशन डाल रहे हो, तो उसमें सिर्फ वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है, बी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो दोनों का ही वॉल्यूम डबल हो गया, बट मोल्स दोनों के उतने ही हैं, दोनों के मोल्स उतने ही हैं, बस वॉल्यूम डबल हो गया, एंड दैट मीन्स कि दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा कंसंट्रेशन। यस, आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी डाल के देख सकते हो, वी दोनों के डाले गए, इधर 2v डाले गए तो वी कट जाएगा और m1 + m2/2 हो जाएगा, दैट इज हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आए, इसका मतलब A का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो गया है और B का कंसंट्रेशन 2 मोलर हो गया है। Remember this thing. Now let us start doing some illustrations based on concentration terms. सभी तरह के concentration terms को हम लेंगे, and कुछ questions मैं लिखता हूं, फिर उसको हम solve करेंगे। Don't think कि ये questions इस तरह के मैं लूंगा कि जो एकदम एडवांस में आने लायक question है, नहीं, अभी हम सिर्फ इस टॉपिक को सीखना चाह रहे हैं। So we are doing it with simple and basic questions. Okay, you may get these questions in JEE Mains directly. You may get these questions in JEE Mains. Okay, but don't expect such questions coming directly in JEE Advanced. The first question is calculate the molarity and molality. आप वीडियो पॉज करके ना पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। मोलारिटी m एंड मोलालिटी, मैं इतने क्वेश्चंस आपको करा दूंगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए इस टॉपिक पे। ऑफ 16% एक्वस मिथेनॉल, ऑफ 16% एक्वस मिथेनॉल, मिथेनॉल is CH3OH that you know, by volume, aqueous methanol by volume, and density of solution is 0.9 gram per ml. So बेटा देखो, यहां पर अपन
थोड़ा बहुत ज्यादा सॉल्व तुरंत झटके से सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा प्यार से देखते हैं कि अच्छा ये सोल्यूशन है, इसमें ये है, उसमें वो है, ऐसे करके देखते हैं थोड़ा। सो यहां पर कभी भी आपको इस तरह का सवाल मिलता है, पहला फोकस किस पे करना है पता है? जो भी कंसंट्रेशन टर्म दिया है उसको पकड़ लो, पहले पकड़ लो सीधे, जो भी कंसंट्रेशन टर्म दिया है, बिकॉज अगर उसके रिलेटेड, उस सॉल्यूशन के रिलेटेड कोई कंसंट्रेशन टर्म दे दिया है तो कंसंट्रेशन टर्म एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, आप उसको किसी भी अमाउंट के साथ एक्सट्रापोलेट कर सकते हो, मतलब वो एक तरह से बहुत कुछ बता रहा है हमको सॉल्यूशन के बारे में। यहां जैसे दे दिया हुआ है 16% वी बाई वी है शायद, यस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये जो टर्म है ये बहुत कुछ बता रहा है हमें सॉल्यूशन के बारे में। आप अब सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से इमेजिन करिए दैट देयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथेनॉल, वाटर और मिथेनॉल का एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि 16% वी बाय वी है, इसका मतलब 16 ml इथेनॉल है, या सॉरी मिथेनॉल है। कब? जब 100 ml सोल्यूशन है, जब 100 ml सोल्यूशन है तब। अब यहां पर थोड़ा सा सोचते हैं, है ना, हमें क्या चाहिए? तो पहला हमारा जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो है मोलैरिटी फाइंड करना, जहां मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, उसके लिए मुझे मास चाहिए होगा सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो वॉल्यूम तो सॉर्टेड है बेटा, हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया हुआ है, बट वो चीज जो सॉर्टेड नहीं है वो है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास आएगा तभी सॉल्यूट का मोल निकल पाएगा। अब इसमें ना एक एजम्पशन थोड़ा सा हमें लेना पड़ेगा, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि यहां पानी है और मिथेनॉल है, पानी है और मिथेनॉल है। ऑल्दो ये करना 100% सही नहीं है, ये करना 100% सही नहीं है, बिकॉज जब वो सोल्यूशन बन जाता है, देखो कुछ छोटी मोटी अप्रोक्सीमेशंस ना लेनी पड़ती है अगर क्वेश्चन में आपको सफिशिएंट डेटा नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है सर डेटा, वो समझाओ। चलो देखो, आप अप्रोच भी करोगे तो क्या करोगे? इज देयर एनी वे टू फाइंड द मास ऑफ दिस CH3OH? कोई तरीका आपको नजर आता है? सर डेंसिटी को कुछ यूज करो। ठीक है, मैं डेंसिटी को यूज करूंगा तो मैं क्या बता पाऊंगा? मैं ये बता पाऊंगा कि 0.9 ग्राम पर ml डेंसिटी है, तो मैं सॉल्यूशन का मास बता पाऊंगा। और क्या कर पाऊंगा? मास बता पाऊंगा मैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? हाँ सर 90 ग्राम है। चलो मैंने ये बता लिया, इतना बता लिया, तो सॉल्यूशन का मास इतना है, तो इसमें से ये मुझे कहां से मिलेगा इसका मास? तो फिर आप बोल सकते हैं सर सॉल्यूट का मास आपको पता करना है तो एक काम करो, सॉल्वेंट का मास निकाल लो। तो सॉल्वेंट का मास कहां से पता चलेगा? बात ये है, सॉल्वेंट का मास कहां से पता चलेगा? तो अब यहां पर एक छोटा सा हम एजम्पशन लेंगे। ऑल्दो मैं बता दूं कि जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो चीजें अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लूज कर देती, इंडिविजुअली बिहेव नहीं करते, अभी ये सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन other than assuming that the solution contains water. Yes, it does contain water, and water has density of 1 gram per ml, पानी 1 ग्राम पर ml है। जब ये 600 ml का सोल्यूशन है, इसमें 16 ml ये है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसमें 84 ml वाटर है, 84 ml वाटर है, ऐसा कह सकता हूं। हाँ, तो अब जो पानी है वो रफली उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही रहती है, और सॉल्यूशन बन गया है सर, तो कैसे पानी को इंडिविजुअल कैसे मान रहे हो? मान लो, एजम्पशन है, चलता है इतना, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और ये बहुत वैलिड आपका एजम्पशन है, बहुत ज्यादा इससे एरर नहीं आता है, सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो 84 ml वाटर है, तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि इसमें जो पानी है उसको ऐसा अलग कर दूं, पानी अलग, मिथेनॉल अलग, अलग अलग ऐसा सोच लूं, है नहीं अलग, सोच लूं अलग अलग है, तो मैं बोलूंगा यार 84 ग्राम है पानी का,
84 ग्राम है पानी का, मान लो ऐसा होता है, ठीक है, एरर ज्यादा नहीं आएगा, चलता है। तो 84 ग्राम वाटर है, बिकॉज वाटर की डेंसिटी सदाबहार 1 ग्राम पर ml होती है। अगर 84 ग्राम पानी है, सोल्यूशन का मास तो 90 ग्राम है, तो मिथेनॉल जो है वो और नहीं कुछ 6 ग्राम आपके पास मिथेनॉल है। यस, तो मास ऑफ मिथेनॉल, मास ऑफ मिथेनॉल इज 6 ग्राम्स। 6 ग्राम मिथेनॉल आपके पास है। आई थिंक अब आप चीजों को कर सकते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग द फाइनल आंसर्स नाउ, यू मे कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। अब इतने डम तो नहीं होंगे कि आपको मोल में कैलकुलेट करके बताऊं। अब बेटा ये 6 ग्राम है, तो इसके मोलर मास से डिवाइड कर लेना, तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने 100 ml जो कि 0.1 लीटर इमेजिन किया हुआ है, तो मोलैरिटी आ जाएगी। फाइनल आंसर आप चेक कर लेना अपना कैलकुलेट करके, 1.875 मोलर, ये रिजल्ट आ रहा है मोलैरिटी का। एंड फॉर मोलैलिटी व्हाट वी नीड इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, ये सेम रहेगा जैसा पीछे था, बट नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट का जो मास है वो 84 ग्राम है, जिसको आप केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 84 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे आप, ये केजी में, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.232 molar, 2.32232 molar. This is the molality of the solution. Okay, now let's take the second question. एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ और लेंगे अभी, ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन ही करना है, थोड़े बहुत और लेते हैं। Suppose the question is, hundred ml of 0.1 molar HCl is mixed with 100 ml of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 100 ml of 0.1 molar HNO3, and then water is added, and solution is diluted up to 1 liters. So what is the final concentration of H plus? Final concentration of H plus. H plus की फाइनल कंसंट्रेशन बतानी है, तो वही है, आपने मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स की बात करनी है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को मिक्स किया गया, पानी में मिक्स किया गया ऑब्वियसली। So this is quite a simple one, although सभी क्वेश्चन सिंपल ही करा रहे हैं। So बेटा H प्लस की कंसंट्रेशन हमको चाहिए, ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन। तो क्या करें, सभी में H प्लस, सभी से H प्लस के कुछ मोल्स आ रहे होंगे, तो उन मोल्स को ऐड करो पहले, ठीक है, मोल्स को ऐड करो। तो जब इसको इनटू करोगे तो ये आया तुम्हारा 10 मिलीमोल्स आया, 10 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स में आ रहा है ना, मिलीलीटर में दिया। यहां पर देखो 20 मिलीमोल्स, बट 20 मिलीमोल्स H2SO4 के, और एक H2SO4 आप ये देख पा रहे हैं कि ये कितने H प्लस देता है, 2 H प्लस देता है। मान लीजिए कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 H प्लस देता है। तो आप जो यहां पर देख रहे हैं कि 20 मिलीमोल्स H प्लस आ रहे हैं, वो एक्चुअली में H प्लस जो है वो 20 इंटू 2 दैट इज 40 मिलीमोल्स आ रहे हैं, प्लस HNO3 एक ही H प्लस दे रहा है, तो दिस इज 10 मिलीमोल्स अगेन। तो इतने टोटल मिलीमोल्स हो गए आपके H प्लस के। अगर पानी नहीं डाला गया होता तो आप यहां नीचे कितना लिखते, 100, 100 एंड 100, 300 ml, लेकिन आपने उसमें पानी डाला है तो और डाइल्यूट किया है, क्योंकि पानी से जो H प्लस आ रहा है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं मानना है उस H प्लस को। पानी को अभी आपको फिलहाल इस चैप्टर में पानी की तरह ही देखना है कि पानी आ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रही है और कुछ नहीं। तो यहां पर आपको 1 लीटर, सिंस ये मिलीमोल्स में दिया हुआ है,
तो यू मे राइट इट एज 1000 मिलीमोल्स एंड यस this is the final concentration of H plus ions. So this is the final concentration of H plus ions. अब आप ये देख सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा. चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन कि आपके पास वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है, ठीक है. वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है जिसमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.9. तो आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है. मोलैरिटी नहीं निकलेगा, मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है. सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है. सपोज ये आपका क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ इथेनॉल का और आपको मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की. तो अब यहां पर एक सवाल आता है कि ठीक है सर, मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो मोलैलिटी के लिए चाहिए मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, और मुझे चाहिए होता है मास सॉल्वेंट का किलोग्राम्स में. तो सर वाटर ही सॉल्वेंट होता है जनरली, बट फिर वही सस्ता लॉजिक लगाओ आप कि हम ऐसे बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है, ठीक. तो सिंस आप मोल फ्रैक्शन देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि किसके ज्यादा मोल्स हैं. दिस इज हाईली कंसंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू इथेनॉल. इथेनॉल बहुत है इसमें, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इथेनॉल डला हुआ है, ठीक है. एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, है सस्ता सा एक फॉर्मूला. वो हर चीजों के बीच में, मोल फ्रैक्शन डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन है, फिर इसके बीच में, बट वो नीट वीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा कारगर होता है ना. मेन अपने को करना है इसका थोड़ा फंडामेंटल समझिए, कोई बहुत मुश्किल बात है नहीं. तो बेटा आप क्या करा करो, ऐसे आप इमेजिन कर लो ना, कोई भी सोल्यूशन इमेजिन कर लो. अच्छा सर, कोई भी सोल्यूशन, चलो आप मान लो ये सोल्यूशन है और इसमें 36 ग्राम पानी है. देखो जनरली हमारा ना पानी के साथ थोड़ा ज्यादा लगाव होता है, देखते ही हम सोचते हैं अरे पानी ही सॉल्वेंट है, और वो पूछ रहा मोलैलिटी है. चलो मैं सब पानी मान लेता हूं, ठीक है. 36 ग्राम पानी. सर 36 ही क्यों माने, कैलकुलेशन आसान होगा मेरे लिए, मैं 18 भी मान सकता था, कैलकुलेशन और आसान होता. चलो 18 मान लेते हैं. बात वही है क्योंकि 1 मोल आ जाता पानी का. फिर अब मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि दिस इज N2, मैं 2 इथेनॉल को मान लेता हूं क्योंकि पानी के साथ ज्यादा लगाव है. तो N1 प्लस N2 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल विच इज 0.9, टू बिग. अब मैं 18 ग्राम पानी का माना हुआ हूं, तो सर इथेनॉल कितना माने हो वो पता चल जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन पता है मुझे. तो अगर 18 ग्राम पानी है तो उसके रिस्पेक्ट में इथेनॉल कितना होगा अगर मोल फ्रैक्शन 0.9 है, तो ऐसे सोच रहे हैं. सो N2 इज 1 मोल, सॉरी यार N2 तो अपना क्या था, इथेनॉल था. तो N1 इज 1 मोल, 1 मोल. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ N2. कितना आ रहा है N2? N2 इज इक्वल्स टू फिर ये 0.9 प्लस 0.9 N2, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई क्या. N2 इज इक्वल्स टू 0.9 प्लस 0.9 N2, ठीक तो है. तो इधर से बेटा आपको मिल रहा है N2 इज इक्वल्स टू 9 मोल्स, दिख रहा है 9 मोल्स. इसका मतलब अगर पानी का 1 मोल है तो इथेनॉल के 9 मोल्स हैं. अब अगर आप मोलैलिटी ये सोच के निकालोगे ना कि पानी सॉल्वेंट है, इतनी बड़ी मोलैलिटी की वैल्यू आएगी कि आपको देखकर ही शक हो जाएगा अरे यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी. तो तुरंत आप पलट जाना, आप ये सोचना कि सॉल्वेंट यहाँ इथेनॉल है क्योंकि इतना सारा इथेनॉल यहाँ पर प्रेजेंट है. सो वी विल डू इट लाइक दिस, मोलैलिटी वी नीड. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हियर वाटर कैन बी कंसिडर्ड एज सॉल्यूट which is 1 mole.
अपॉन mass of solvent which is ethanol only. So 9 into mass, molar mass कितना होता है इथेनॉल का? 45 46 कुछ होता है, 46. तो 9 इंटू 46 kg में चाहिए होता है, तो इंटू 1000 करेंगे. कैलकुलेट करिएगा. मोलालिटी कुछ 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विच इज 2.415. 2.415. दिस इज द मोलालिटी. ओके, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन अगर आपके पास है तो आप उससे पता कर सकते हैं मोलालिटी क्या होगी सोल्यूशन की. समथिंग डू इट लाइक दिस. अब देखो, एंड नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, हम इसको बोल सकते हैं कि एडवांस टाइप क्वेश्चन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन टर्म से एडवांस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही नहीं है, आया है और ठीक ठाक भी आया है. बच्चे फंसते भी हैं उसमें, छूट जाती है ना थोड़ी कंसंट्रेशन टर्म की आदत. चलो देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, इसको ट्राई करना खुद से. इट सेज सैंपल ऑफ H2SO4 with density 1.8 ग्राम पर ml. देखकर ही समझ आ रहा है काफी कंसंट्रेटेड है. इज 90% बाय वेट. वेट और मास सेम होता है. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एसिड? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड that has to be used to make 1 liter of 0.2 molar H2SO4. 1 liter of 0.2 molar H2SO4. Pause the video and try it by yourself. चलिए अब सुनिए. ये क्वेश्चंस जो होते हैं, आप हो सकता है आप एक बार इंटरनेट में सर्च करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बकायदा. बट गारंटी मानो मेरी बात की, आप सॉल्यूशन देखकर उस समय के लिए तो खुश हो जाएंगे कि हाँ मुझे समझ आ गया, बट लॉन्ग टर्म में आप ऐसे सवाल फिर भूल जाएंगे. फिर आप स्टेप्स ढूंढने लगेंगे. अच्छा इसके बाद क्या किया था, इसके बाद क्या किया था. ऐसा जरूर होता होगा आप लोगों के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स. क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें किस सोल्यूशन के साथ क्या किया जा रहा है, किसको मिक्स किया जा रहा है, कहां से लिया जा रहा है. ये डेवलप करो भाई मेरे, ये डेवलप करो. बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, ये डेवलप करना है. और मेरे हिसाब से अगर मैं किसी को प्रिपेयर कराऊं IIT JEE के लिए प्रॉपरली, तो मैं मोल कंसेप्ट के ये सब जितनी भी चीज़ें और रेडॉक्स और इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ये पोर्शन में क्लास 10th में पढ़ाऊं बच्चे को सिर्फ. और 10th में ना सिर्फ यही पढ़ाऊं, सिर्फ यही पढ़ाऊं. वो जो CBSE में बकवास पढ़ते हैं उससे तो लाख गुने का अच्छा है. सिर्फ यही पढ़ाऊं, इसी के क्वेश्चन कराऊं, यही कराऊं. साल भर वो बस मोल, इक्विवेलेंट, रेडॉक्स, बस ये 3 चैप्टर पढ़े. बाकी 10th का सिलेबस क्या है, तो 15 दिन का सिलेबस. ये 3 चैप्टर बच्चे को 10th में रगड़ के पढ़ना चाहिए. बाकी कुछ नहीं, ना ऑर्गेनिक छुए, ना हाइब्रिडाइजेशन छुए, ना केमिकल बॉन्डिंग छुए. ये 3 चैप्टर अगर कोई 10th वाला बच्चा मुझे सुन रहा है तो मैं बता दूं, तो आप इन लेक्चर्स को करो मेरे, ये जो कर रहे हो इसको 10th में रगड़ के करो. उसके बाद जाओ आप नीरज कुमार बुक ले लो और उसकी लेवल 1 लेवल 2 प्रॉब्लम्स साल भर में बनाओ बस. और कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, इतना करो बस. आप बहुत आगे होगे जब आप 11th में केमिस्ट्री में एंटर करोगे ना, आप यू विल बी वे अहेड. ठीक है, कोई पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं होती 10th में. तो यहां पर चलो देखिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पे बोल क्या रहा है बेटा, सैंपल ऑफ H2SO4 इज 90% बाय वेट. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड दैट हैज टू बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर 0.2 मोलर H2SO4. एक बात समझ आ रही है, ये 90% था और अब मुझे 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है. इसका मतलब मुझे डाइल्यूट करना है ना, डाइल्यूट करना है. ऐसा इमेजिन करो आप that you have a sample like this.
आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल है, काफी डेंजरस सा कंसंट्रेटेड लग रहा है, तो चलो इसे मैं खूनी लाल कलर से डिनोट कर देता हूं। ये है अपना सल्फ्यूरिक एसिड, एकदम हाईली कंसंट्रेटेड है। जी हाँ, इसमें पानी भी है, 10% पानी है, 90% सल्फ्यूरिक एसिड है, एकदम खूनी लाल। अब क्या बोला जा रहा है कि हमें यहां पर एक प्यारा सा सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है जो कि 1 लीटर का होगा। अच्छा, ये सॉल्यूशन प्यारा सा है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है, 1 लीटर्स, 1 लीटर है और 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, काफी डाइल्यूट है, लेकिन एक शर्त रखी गई है कि इसे बनाने के लिए इस सैंपल को यूज करना है। ठीक है, इसे बनाने के लिए इस सैंपल को यूज करना है, मतलब आपके पास पानी है और पानी में आपको इसे डालना है। पानी 1 लीटर नहीं है, क्योंकि थोड़ा इसे भी डालना होगा, है ना, थोड़ा इसे भी लेकर डालना है। यहां पहले से पानी है, लेकिन इतना डालना है कि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर की बन जाए। तो सवाल यह है कि इसका कितना ml इसमें डालना पड़ेगा, उस हिसाब से पता चलेगा ना पानी कितना लें। तो पहले कैलकुलेट करेंगे, अच्छा इतना ml इसका लगेगा, तो चलो पानी इतना ml लेते हैं, उसमें इतना ml डाल देंगे, तो ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। यस, नाउ लेट्स हैव अ लुक। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहां पर आपके पास इसकी डेंसिटी दी हुई है, विच इज 1.8 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी दी हुई है एंड इट हैज बीन सेड कि ये 90% बाय वेट है, ये 90% बाय वेट है। तो एक बात तो पक्का है बेटा कि जितने भी मोल्स आ रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, वो मोल्स तो इसी से आएंगे। तो बस ये पता कर लो कि इतने मोल्स के लिए इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, दैट्स इट, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। कि इतने मोल्स के लिए कितने मोल्स हैं, अरे 0.2 मोल्स हैं सर, क्या ही इसमें परेशान कर रहे हो आप, 0.2 मोल्स हैं, दिस इनटू दिस। तो 0.2 मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा। तो हमेशा मैंने क्या बोला है, सबसे पहले किसको पकड़ना है, अगर सॉल्यूशन का कोई कंसंट्रेशन टर्म दे दिया है उसी को पकड़ो। ये लो, इसे पकड़ो, आप इसे पकड़ो। तो इससे समझ में आ रहा है कि 90 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो जिसमें आपको समझ आ रहा होगा कि 10 ग्राम पानी है, 10 ग्राम पानी है। तो डेंसिटी भी दी हुई है, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं 90 ग्राम मतलब 90 बाय 98 मोल्स हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, मोलर मास से डिवाइड किया है। 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब बेटा डेंसिटी 1.8 ग्राम है पर ml की। तो वॉल्यूम आप यहां से बता सकते हो, सिंपली जस्ट यूज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। Simply use this thing and then volume will come out to be mass upon density 1.8 ml। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये कुछ नहीं बचा बेटा, अब ये यूनिटरी मेथड है कि इतने मोल के लिए इतना ml लगता है, तो 0.2 मोल के लिए कितना ml लगेगा, 0.2 मोल के लिए कितना ml लगेगा सल्फ्यूरिक एसिड का। ये लगेगा कितना, 100 बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 98 बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, इतना ml लगेगा इतने मोल के लिए। जी हाँ, और इतना ही ml हमें यहाँ डालना है। और ये जो आंसर आ रहा है, जस्ट वेट, आई एम टेलिंग यू, द आंसर कमिंग आउट टू बी is 12 ml. Okay, on solving this
you will get a number approximately 12 ml. बस, तो इसका 12 ml डालो, पानी वहां पर 988 ml पहले से पानी रखे रहो, 12 ml इसका उठाओ और बस इसका 12 ml डाल दो, आपको ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। Let us take some more questions on concentration terms. तो चलो देखते हैं, let us solve these also. So it says, the first question, it says, how many grams of solute should be added in 100 gram of water to get a solution of density 1.2 gram ml and strength of 5% W by V? जी हाँ, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, आप वैसे ही अप्रोच करिए क्वेश्चन को। कैसे? कि आपको जो भी कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है, जस्ट टेक दैट फर्स्ट। क्या दिया हुआ है? 5% W by V दिया हुआ है ना, उसको उठा लो सबसे पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 ग्राम आपका सॉल्यूट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब दिया हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी है और इसमें कितना सॉल्यूट डालोगे, कितना सॉल्यूट इसमें डालोगे, जो कि ऑब्वियसली सॉलिड नजर आ रहा है, कितना सॉल्यूट डालोगे कि एक ऐसा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले तो चलो ये देखते हैं कि कैसा सॉल्यूशन है ना, पहले ये देखते हैं कैसा सॉल्यूशन। तो इट इज 1.2 ग्राम पर ml ऑफ दिस मच W by V। तो डेंसिटी दिया हुआ है सोल्यूशन का, तो 100 ml का मतलब मैं बोल सकता हूं 120 ग्राम सॉल्यूशन है, जिसमें से 5 ग्राम सॉल्यूट है। ऐसा सॉल्यूशन हमें इसको बनाना है सॉल्यूट डाल के, ये बात हो रही है। अच्छा, तो भाई 120 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम सॉल्यूट है तो 115 ग्राम वाटर है। तो बस हो गया, काम हो गया, यूनिटरी मेथड लगाना है। 115 ग्राम वाटर में 5 ग्राम सॉल्यूट है। 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट होगा? एज सिंपल। तो 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट होगा? क्लास 8 का यूनिटरी मेथड लगाएं। दिस इज 5 बाय 115 इंटू 100, सो दिस मच ग्राम्स। कितना आएगा फिर भी अगर देखें तो 123, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, आप चेक कर लेना जो भी आ रहा हो। ठीक, 4 पॉइंट समथिंग के 2 ऑप्शन हैं, यू कैन चेक वेरी इजीली। तो इस तरह से थोड़ा सोल्यूशन इमेजिन करिए तो आपको चीजें अच्छी होती हुई लगेंगी। सो लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन, लेट अस टेक दिस वन ओनली। an aqueous solution of glucose is 10% W by V, the volume in which 1 mole of glucose is dissolved। ठीक है, उसमें क्या ही करना है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि 10% W by V सोल्यूशन है, दैट मीन्स ये हो गया आपका 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ml सोल्यूशन में। तो 1 मोल के लिए कितना होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड, 1 मोल में 180 ग्राम्स होते हैं ग्लूकोज के, एंड दैट विल बी 1800 ml। तो 1800 ml दैट इज 1.8, ये 1 नहीं है, ये L है शायद, तो 1.8 लीटर्स। हाँ, दिस द आंसर। तो फिर मैं वही कहना चाह रहा हूं, don't expect कि such questions will come in the exam. It is just to teach you the language of chemistry. And मैं बताऊं पर्सनली आपको एक बात, this is the most boring part that I usually feel while teaching. तो बहुत मुझे मज़ा नहीं आता है ये पोर्शन पढ़ाने में, खासकर मोल और ये इक्विवेलेंट और रेडॉक्स। ये रेडॉक्स तो थोड़ा ठीक भी है, उसमें कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी अलग लेवल की हैं बताने लायक, बट ये पोर्शन उतना पर्सनली मज़ा नहीं आता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कम पढ़ाता हूँ या फिर ऐसा, मतलब पर्सनल बता रहा हूँ, उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में। जैसे वो जायंट चैप्टर्स पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आता है, उसमें थोड़ा सा एक थ्रिल रहता है कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इसमें ऐसा कोई थ्रिल नहीं है, नॉर्मल चलता है सब। चलो एक आक और कर लेते हैं यार, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। इसी को पकड़ते हैं, क्या बोल रहा है।
It says an a quantity of 50 gram of water is saturated with HCl gas to get 75 ml of solution containing 40% HCl by mass. So what will be the density of the solution? ठीक है, देख लेते हैं. तो ये कह रहा है कि आपके पास 50 ग्राम वाटर है. दिस इज 50 ग्राम्स ऑफ वाटर इज सैचुरेटेड विथ HCl गैस. अब इसमें डाल दिया गया है HCl गैस और अब इसकी जो वॉल्यूम हो गई है आफ्टर HCl डालने के, वो हो गई है 75 ml containing 40% HCl by mass. ओके, तो 50 ग्राम वाटर था, 40% HCl है. इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम HCl है, परसेंटेज से निकल गया. तो 20 ग्राम HCl है आपके 50 ग्राम वाटर में. ये बात समझ में आती है? बताना क्या है? द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड. तो डेंसिटी मतलब वही मास अपॉन वॉल्यूम, और क्या. तो 20 ग्राम HCl है, 50 ग्राम वाटर है, तो मास तो भाई दोनों का सम ही होगा. तो 70 ग्राम्स आपका मास है और 75 ml आपकी वॉल्यूम है. लीजिए, आप निकाल लीजिए डेंसिटी, लगभग 0.9 आ रहा होगा. यू मे चेक द आंसर. देन लेट्स टेक अ लास्ट वन. ठीक है, कोई और लेते हैं. चलो पीपीएम दिख रहा है तो पीपीएम ले लो. डेफिनेशन को क्लैरिफाई करेंगे इससे, और क्या होगा. सो it says how much calcium nitrate in milligrams must be present in 50 ml of solution 2.35 ppm of calcium. फिर वही बात, क्या बताया मैंने? कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दिया है उसी से पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो. तो 2.35 ppm का मतलब क्या है? मतलब क्या है उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करो. मतलब है कि 2.35 ग्राम्स हैं इन मिलियन ग्राम्स, ऐसा बोल सकते हैं. इतना है किसमें? 10 की पावर 6 ग्राम्स सॉल्यूशन में. 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 2.35 ग्राम कैल्शियम के आयंस हैं. तो 50 ml में कितना होगा? अब देखो, पानी है, हद से ज्यादा डाइल्यूट है, तो मास को ही वॉल्यूम मान लो, पहली बात. तो इसे मैं 10 की पावर 6 ml भी लिख दूं तो आपको ज्यादा हर्ज नहीं होना चाहिए. डेंसिटी लगभग 1 ही है. तो 50 ml में कितना होगा? लो भाई, क्या बताना अब इसमें. 50 ml में कितना होगा? इतने ml में 2.35 ग्राम है. सो अगेन द सेम यूनिटरी मेथड. 2.35 बाय 10 की पावर 6, ये 1 ml में हुआ, ये 50 ml में हुआ. लेकिन बात ये है कि ये ग्राम्स आया है, मिलीग्राम्स चाहिए, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो. अब ये कैंसल वैंसल कर लो यार. 10 की पावर 3 एंड दिस इज 1000. so 1000 and this will be 20. 50 है और 1000, this is 20 and 2 upon 20 is roughly 0.1175. इतना ही आएगा. So this is the answer. तो आज के लेक्चर में हमने खत्म किया अच्छे से द illustrations regarding concentration terms. And I hope कि आपको इस लेक्चर के बाद कंसंट्रेशन टर्म्स को अप्लाई कैसे करना है, कैसे पकड़ना है, उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस को, वो समझ में आ गया होगा. और मैं एक बात बताऊं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होगा. ठीक है, जो भी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन है, इट नीड्स पेशेंस. इट इज नॉट लाइक कि आप आए एक दिन में कोई धूम धड़ाका हो गया, सब आने लगा, ऐसा वैसा, एक ही दिन में सब पढ़ ली, ऐसा नहीं. इट नीड्स पेशेंस. नॉट कि आपको 4 साल 5 साल की पढ़ाई चाहिए होती है. अप्रॉक्स 15 मंथ्स अगर आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, एकदम स्क्रैच से, जीरो से भी अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 15 मंथ्स भी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, यू कैन क्रैक जेईई एडवांस विथ ईज.
बहुत आराम से, मतलब स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन अगर आप करते हैं 15 मंथ्स, यू कैन क्रैक इट वेरी इजीली, गिवन दैट आपका मेंटोर ढंग का हो, जो आपको सही रास्तों पे गाइड करे और आपको ये बताए कि हाँ ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स के बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म्स तक की चीज़ें अच्छे से की। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी पिकिंग द टॉपिक दैट इज स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन यूडियोमेट्री। ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे। ऑल्दो बोलने वाली बात है, यूडियोमेट्री कुछ अलग है, कंसेप्ट उसमें भी नॉर्मल स्टोइकोमेट्री का ही लगता है, गैसेस के लिए करते हैं बट लगता नॉर्मल स्टोइकोमेट्री का ही कंसेप्ट है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5। फिर से 2-3 बातें रिमाइंड करा दो, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स और कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री की कोर्स आपके लिए इंतजार कर रही है। आप जाएं, उसे परचेज करें और फुलेस्ट यूज करें फॉर योर जेई एडवांस प्रेपरेशन। एंड फिजिक्स चैनल भी ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा फॉर जेई एडवांस। ये बिल्कुल कमिटमेंट है आपका, मतलब हमारा आपके लिए। And for 23 aspirants, you must check out the test papers that is available at huge discounts. You can check it out as well. Okay, thanks for watching.